मुक्तिबोध के द्वारा रचित अंधेरे में लंबी कविता में कवि बता रहा है कि वह एक अंधेरे कमरे में बैठा था और तरह तरह के सपने देखता हुआ जब उसने अपनी आत्मा को देखा और फिर उस आत्मा की आवाज़ को सुनकर जब वह उसकी बात को मानने के लिए तैयार हुआ तो उसकी आत्मा गायब हो गई। उसे ऐसा लगा कि जैसे कि एक सुनसान सड़क है जो एक राक्षस के मुंह की तरह खुली हुई है, काले रंग की है, और उस पर एक जुलूस निकल रहा है जिसमें बहुत सारे लोगों ने काली जारीदार ड्रेस पहनी हुई है। उनके साथ बैंड दल चल रहा है और उस बैंड दल ने जितने भी वाद्य यंत्रों को पकड़ा हुआ है वो हड्डियों के आकार के, किसी के पेट के आकार के, तो कोई कंकाल के आकार के, जैसे डरावने जो यंत्र होते हैं वो उन्होंने पकड़े हुए हैं। बाजे बज रहे हैं और वो लगातार अनेक प्रकार की गंभीर ध्वनियों को उत्पन्न करते हुए उसकी ओर बढ़ते चले आ रहे हैं। कहते हैं कि बैंड के लोगों के जो चेहरे हैं वो उसको ऐसा लगता है कि उसके द्वारा देखे भाले गए हैं, मतलब उसने कहीं उनको देखा हुआ है, लेकिन उसे याद नहीं आता कि ये कौन है। लेकिन जैसे जैसे वो जुलूस सामने आता है, पास आता है, तब उसे पता चलता है कि ये जितने भी लोग उसे दिखाई दे रहे हैं लगता है उनमें कई प्रतिष्ठित पत्रकार इसी नगर के। उसको ऐसा पता चलता है कि इसमें तो उसके अपने कितने लोग विद्यमान हैं जो कि बहुत बड़े बड़े लेखक रहे हैं, पत्रकार रहे हैं, और वह भी इस जुलूस दल के साथ अब बढ़ते चले आ रहे हैं। उन्हें ध्यान से देखने पर ही उसको उनके चेहरों की पहचान होती है और वह कहता है कि उनके तो नाम बहुत बड़े हैं और फिर वह इस बैंड दल में क्यों शामिल हुए हैं। तो वह कहता है बड़े बड़े नाम, अरे कैसे शामिल हो गए इस बैंड दल में, कि ये तो इतने बड़े बड़े पत्रकार थे, तो फिर ये राक्षस के समूहों में कहाँ जाकर मिल गए, ऐसे लोगों के साथ कहाँ जाकर यह मिल गए, और इस तरह की भयानक स्थिति में ये मेरी तरफ बढ़ते हुए चले आ रहे हैं। उनके पीछे चल रहा संगीन नोकों का चमकता जंगल। कहते हैं उनके पीछे क्या है, जो ये बैंड दल है उसके पीछे ही संगीन नोकों का चमकता हुआ जंगल। कहने का अभिप्राय यह है कि बंदूकों की नोकों, मतलब तेज धारदार नोकों का, कि चमकती हुई सेनाओं का समूह दल चला आ रहा है। उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बंदूकें पकड़ रखी हैं जिनमें नोकों के आकार के भाले लगे हुए हैं और वह लगातार मेरी ओर बढ़ते आ रहे हैं। उस सेना का भी समूह बहुत बड़ा है। चल रही पदचाप तालबद्ध दीर्घ पांत। कहते हैं कि वो पैरों से पैर मिलाकर, ताल से ताल मिलाकर चल रहे हैं। उनके पैरों की आवाज़ भी आ रही है और पैरों की आवाज़ के साथ साथ उनकी जो ये लंबी पंक्ति है उनमें एक जैसी ध्वनि उत्पन्न हो रही है, जैसे वो एक ही तरह की, एक ही लय की आवाज़ निकाल रहे हों, और वो लंबी लंबी पंक्तियाँ बनाकर चल रहे हैं। टैंक दल हैं, मोटार हैं, आर्टिलरी सनद्ध, धीरे धीरे बढ़ रहा जुलूस भयावना। वो कहते हैं ना जाने कितनी तरह की जैसे सैनिक दस्तों की गाड़ियाँ होती हैं वो उनके साथ चल रही हैं, और वो भी सब के सब तैयार हुए हुए हैं। सनद्ध का मतलब एकदम से अप टू डेट, एक तरह से बिल्कुल तैयार हुए, भयानक जुलूस का रूप धारण करके वो धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते आ रहे हैं। सैनिकों के पथराए चेहरे, चिड़े हुए, झुलसे हुए, बिगड़े हुए, गहरे। कहते हैं कि जैसे जैसे वो जुलूस आगे बढ़ता है तो उसमें जो शामिल सैनिक हैं ऐसा लगता है मानो कि उनके चेहरे पत्थर के हों, मतलब उनमें कोई हाव भाव नहीं है, उनमें कुछ भी किसी भी तरह की सजीवता दिखाई नहीं देती, उनमें कोई हलचल दिखाई नहीं देती। वो पत्थर की तरह जड़ हैं और भावों से हीन हैं। उनमें किसी तरह का कोई इमोशन नहीं है, किसी तरह के कोई भाव नहीं है, और वो लगातार चिड़े हुए से, झुलसे हुए से और बिगड़े हुए मेरी तरफ बढ़ते आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि उन्हें ज़बरदस्ती इस दल में शामिल किया गया है। वह इसमें शामिल होना नहीं चाहते थे, इसको इस दल में शामिल होकर आगे बढ़ना नहीं चाहते थे, इसलिए उनके चेहरे उदास दिखाई देते हैं, झुलसे हुए दिखाई देते हैं और बिगड़े हुए दिखाई देते हैं। शायद मैंने उन्हें पहले कहीं तो भी देखा है,
अब वो जितना नज़दीक आते हैं और अधिक पहचान होने लग गई लेखक को उनकी, कि जैसे जैसे वो जुलूस आगे बढ़ता जा रहा है, लेखक को उसमें शामिल होने वाले व्यक्तियों को पहचानने में और अधिक आसानी होने लगी। और उसे लगता था कि वह कुछ ही लोगों को जानता है, अरे नहीं, वह तो बहुत सारे लोगों को जानता है और ये सभी लोग उसके परिचित हैं और सभी लोगों को उसने देखा हुआ है। उनके पीछे यह क्या कैवलरी का मतलब होता है घोड़ों की सेनाएं। अरे उनके पीछे तो घोड़ों की सेनाएं भी चल रही हैं, ये कोई छोटा मोटा जुलूस नहीं है, इसमें तो बहुत सारे लोग शामिल हैं। काले काले घोड़ों पर खाकी मिलिट्री ड्रेस, चेहरे का आधा भाग सिंदूरी गेरुआ, आधा भाग कोलतारी भैरव। वो ये कहते हैं कि वो घोड़ों की जो सेनाएं हैं वो घोड़े काले रंग के हैं, उन पर बैठा हुआ व्यक्ति मिलिट्री ड्रेस पहने हुए है खाकी रंग की, उसका आधा चेहरा तो सिंदूर से और आधा चेहरा गेरुए रंग से भरा हुआ है। उसके आधे भाग में सिंदूर जैसा रंग लगा हुआ है और आधे भाग में गेरुआ रंग लगा हुआ है, और आधा भाग कोलतारी भैरव का मतलब काले रंग का है। उसने कोलतारी भैरव जैसी मतलब भयंकर काले रंग जैसी जो चेहरे के ऊपर कोई निशानी लगा रखी है, भयानक हाथों में चमचमाती सीधी खड़ी तलवार। और कहते हैं उन्होंने अपने हाथ में जैसे हम कहते हैं ना कारतूस पकड़ना, या कई लोग क्या करते हैं जो ये खाकी वर्दी वाले लोग होते हैं, एक तिरछी करके बेल्ट पहनते हैं और उसमें उनके कारतूस लगे हुए होते हैं, तलवार लगी हुई होती है, इस तरह की उन्होंने तलवार लगा रखी है। इस तरह से वह उन्होंने अपनी तलवारों को और अपने कारतूसों को अपने साथ लगा रखा है। आबदार, चमकदार, कंधे से कमर तक कारतूसी बेल्ट है तिरछा। अभी मैंने आपको बताया कि वो कारतूस भरे हुए होते हैं उसमें, और जैसे ही बंदूक खाली होती है ये अपनी बेल्ट में से निकाल कर उसको भर लेते हैं, और इस तरह की इन सभी लोगों ने बेल्ट पहन रखी है। तो लेखक के कहने का तात्पर्य यह है कि उसने जिस जुलूस को देखा वो जुलूस अनेक प्रकार के सैनिकों से भरा पड़ा है, और वो सैनिक सब के सब उसके जानकार हैं, और उन सब ने ही कई तरह के कारतूसों को, हथियारों को अपने साथ लिया हुआ है। उनके पीछे घोड़ों की सेनाएं चल रही हैं और वह लगातार उसकी तरफ बढ़ रही हैं। आगे वह कहता है, कमर में चमड़े के कवर में पिस्तौल, रोष भरी एकाग्र दृष्टि में धार है। कर्नल, ब्रिगेडियर, जनरल, मार्शल, कई और सेनापति, सेना अध्यक्ष चेहरे में मेरे जाने बूझे से लगते हैं। कहता है कि इस जुलूस में क्या क्या देखा उसने, कि उन लोगों ने अपनी कमर में ही नहीं, उन्होंने तो एक चमड़े के कवर में पिस्तौल को भी बांधकर अपने साथ रखा हुआ है। रोष भरी का मतलब जोश से भरकर, एक तरफ नज़र को टिकाए हुए, तेज धार वाले यंत्रों को लेकर वे लोग आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, आगे की तरफ चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी जुलूस में कुछ कर्नल हैं, कुछ ब्रिगेडियर हैं, जनरल हैं, मार्शल हैं, कई और सेनापति अध्यक्ष। कहते हैं कि बड़े बड़े लोग जो हैं वो इस जुलूस में शामिल हैं, और ये सभी के सभी चेहरे जो हैं वो मुझे जाने पहचाने लगते हैं। उनके चित्र समाचार पत्रों में छपे थे। कहता मैं इतने लोगों को कैसे जानता हूँ, क्योंकि इनके मैंने चेहरे समाचार पत्रों में छपे हुए देखे हैं, इनके द्वारा लिखे गए लेख भी मैंने देखे हैं, यहाँ तक कि मैंने कविताएं भी पढ़ी हैं। भई वाह, उनमें कोई प्रकांड, आलोचक, विचारक, जगमगाती कविगण। कहते हैं कि इसमें कई प्रकार के पत्रकार भी शामिल हैं, बहुत बड़े साहित्यकार भी शामिल हैं, जिनके कई प्रकार के लेख मैंने समाचार पत्रों में या कितनी ही तरह की पत्र पत्रिकाओं में पढ़े हैं। मंत्री भी, उद्योगपति और विद्वान, यहाँ तक कि शहर का हत्यारा कुख्यात डोमजी उस्ताद। वो ये कहता है कि इस जुलूस के अंदर मैंने तो बहुत बड़े बड़े नेताओं को देखा, बहुत बड़े बड़े पूंजीपतियों को देखा, ये सब के सब इस जुलूस में शामिल हुए हैं। ये जुलूस किस बात का निकल रहा है, ये जुलूस कहाँ जाना चाहता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि इसी जुलूस के अंदर एक मैंने बहुत बड़े हत्यारे को देखा जिसका नाम डोमाजी उस्ताद कहलाता था, वो भी इस जुलूस में शामिल है। इसकी हत्याओं के किस्से मैंने ना जाने कहाँ कहाँ सुन रखे हैं, इसलिए मुझे हैरानी इसी बात की हो रही है कि ये बदमाश क्यों इनके साथ चल रहा है।
और कवि को ये बात समझ में नहीं आ रही कि इतने अधिक बड़े जुलूस में ना तो कोई वह जुलूस अकेले पूंजीपतियों का है, ना किसी गरीब वर्ग का है, ना पत्रकारों का है, ना हत्यारों का है। आखिरकार ये जुलूस किस चीज़ का निकाला जा रहा है जिसमें दुनिया के या शहर के नामी लोग शामिल हुए हैं और ये सबके सब मेरी तरफ बढ़ते आ रहे हैं। मुझे इस बात का आभास नहीं हो पा रहा आखिरकार ये करना क्या चाहते हैं, ये किस दिशा की ओर बढ़ रहे हैं।